हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे इंडियन इकोनॉमी के आज के सेशन में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखेंगे बेसिकली कि जो विद इन 1 ईयर, एक साल में हमारे देश से कितना पैसा बाहर जाता है और कितना पैसा देश के अंदर आता है। एक तरह से ये देश के किसी भी देश के विदेश व्यापार की बैलेंस शीट होता है और इस बैलेंस शीट में पूरे देश के जो आउटफ्लो और इनफ्लो है उनके पूरे डेटा इसमें दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल आउटफ्लो एंड टोटल इनफ्लो। आउटफ्लो मतलब कितना पैसा देश से बाहर गया और इनफ्लो मतलब कितना पैसा देश के अंदर आया। इसका मतलब है कि इसमें सरकार और प्राइवेट हम सब के द्वारा जो भी पैसा विदेशी व्यय किए जा रहे हैं वो भी शामिल होंगे, जो विदेशी आय की जा रही हैं वो भी शामिल होंगी। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ कोई काम करता है, जॉब करता है और वहाँ से वो कुछ पैसा हमें भेजता है, तो ये हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होगा। और क्योंकि हमें पैसा आ रहा है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे इनफ्लो हो जाएंगे और इसे हम एक्सपोर्ट में शामिल करेंगे। इसी तरह से अगर किसी देश में बाहरी लोग रहते हैं, हमारे देश में जितने भी विदेशी लोग रहते हैं, अगर वो यहाँ से कुछ पैसा बाहर भेजते हैं तो ये हमारे आउटफ्लो हो जाएंगे। या मान लीजिए विदेशों में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने हमारे देश से पैसा निकाल लिया, उसने जो इन्वेस्ट किया था वापस ले लिया, तो वो इसके आउटफ्लो हो जाएंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी संस्था द्वारा, सरकार द्वारा, प्राइवेट संस्थानों द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है एक वर्ष में, और ये वर्ष क्या होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में देश से बाहर जो भी विदेशी मुद्राएं जा रही हैं और देश के अंदर जो भी विदेशी मुद्राएं आ रही हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से हो, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उन सब का जो बैलेंस शीट है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पहले आपको बता दें कि इट विल ऑलवेज जीरो, यानी कि बैलेंस पेमेंट जो होता है इसका जो रिजल्ट होता है वो जीरो कैसे होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे अगर $100 का ट्रेड किया इंडिया ने अगर $100 का ट्रेड किया किसके साथ, अमेरिका के साथ। सपोज दैट इंडिया ने अमेरिका के साथ $100 का ट्रेड किया, तो इंडिया ने अमेरिका से इंपोर्ट किया, कोई सामान खरीदा, तो हमारे देश से $100 निकल गए और अमेरिका के देश में $100 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ $100 ऐड हुए, यहाँ $100 माइनस हुए, और अगर हम इसको माइनस और प्लस को ऐड करें तो क्या आता है, इसमें जीरो आता है। यानी कि एक देश से $100 निकला तो दूसरे देश में $100 ऐड हो गया, तो इसलिए इसका जो बैलेंस है वो क्या है, जीरो है। तो इट विल ऑलवेज जीरो का यही मतलब है। ऑल्सो नोन एज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट भी बोलते हैं। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो लेन देन हो रहा है एक साल में, उस एक साल के लेन देन का जो हिसाब किताब, जो बैलेंस शीट है, उसको हम इंटरनेशनल पेमेंट भी बोल सकते हैं, इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑल द मनी इंटरिंग द एग्जिटिंग अ कंट्री ओवर अ डिफाइंड पीरियड सच एज अ क्वार्टर और अ ईयर। यानी कि ये एक निश्चित समय के लिए होता है जो क्वार्टरली भी होता है और ईयरली भी होता है। यानी कि हर 3 महीने पर इसका एक हिसाब किताब लगाया जाता है या फिर सालाना इसका हिसाब किताब लगाया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक जो चार्ट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए भारत ने कुछ चीजों का निर्यात किया, भारत ने मान लीजिए ये पेन बनाए भारत ने, और 100 पेन भारत ने निर्यात किए, जर्मनी को निर्यात किए भारत ने 100 पेन। तो भारत ने जब जर्मनी को पेन निर्यात किए तो ये क्या हो जाएगा, इसके बदले जो इंडिया को पैसा मिलेगा, जो डॉलर मिलेंगे, जो ट्रेड हमने किया है
वह क्या हो जाएगा, वो विजुअल ट्रेड होगा। विजुअल ट्रेड का मतलब क्या होता है, यह इन वस्तुओं का व्यापार है जो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर भारत का कोई टीचर अगर किसी दूसरे देश के बच्चे को एजुकेशन देता है, पढ़ाता है, या भारत का कोई डॉक्टर किसी दूसरे देश के मरीज का इलाज करता है और उससे उसे जो पैसे मिलते हैं वह क्या हो जाएगा, वह सेवाओं का निर्यात हो जाएगा। इसे इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। और करेंट अकाउंट में हम ट्रेड को रखते हैं। ट्रेड दो प्रकार का होता है, यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या ये कहें कि एक साल में इंडिया जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है या जो पैसे का लेन देन होता है, उसे दो हिस्से में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा है करंट अकाउंट, इसे हम चालू खाता भी कहेंगे, और इसमें हम किन बातों का जिक्र करते हैं, इसमें ट्रेड का जिक्र करते हैं। और ट्रेड किस किस का, गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि विद इन 1 ईयर इंडिया जो वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करता है, उनका हिसाब किताब जिस अकाउंट में रखा जाता है उस अकाउंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। और इसीलिए करंट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग जिसे हम विजुअल ट्रेड कहते हैं और दूसरा भाग जिसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। विजुअल ट्रेड में हम वस्तुओं के व्यापार का हिसाब किताब करते हैं। वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं। तो वस्तु व्यापार का हिसाब किताब जिस खाते में रखते हैं उसे हम विजुअल ट्रेड कहते हैं और इसे ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। और जहां पर हम सेवाओं के व्यापार का हिसाब किताब करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि सर्विसेज दिखाई नहीं देती। तो करंट अकाउंट में मेनली क्या क्या आता है, आगे पूरा करंट अकाउंट का एक अलग से चार्ट मैंने बनाया है, उसके हिसाब से समझाएंगे। अभी एक मोटे तौर पर यहाँ समझिएगा। तो इसमें जो पैसा आता है और जो जाता है उसका हिसाब किताब एक साल में ही हो जाता है, यानी कि विद इन 1 ईयर नेट, यानी कि जो असली जो नेट या इसको हम कहेंगे शुद्ध जो व्यापार हुआ, यानी कि कुल कितना वस्तुओं और सेवाओं का हमने आयात किया और कितनी वस्तुओं और सेवाओं का हमने निर्यात किया, और ये सारे हमारे जो बिल हैं वो इसी वर्ष में कंप्लीट हो गए, कुछ भी अगले साल के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ा है। तो चालू खाते से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, उन सब की क्लियरेंस उसी वर्ष हो जाती है। और इस अकाउंट के किसी भी ट्रेड से, किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सरकार की जो फ्यूचर की लायबिलिटीज हैं उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। इसीलिए करंट अकाउंट से ही किसी देश के विदेश व्यापार की वास्तविक जानकारी मिलती है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट वाला पार्ट है, इसी से वास्तव में पता चलता है कि हमारे देश के विदेश व्यापार की स्थिति क्या है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड सेंट्रल बैंक रिजर्व्स। इसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो कैपिटल का ट्रेड होता है, यानी कि कैपिटल आती है और जाती है, ना तो इसमें वस्तुओं का आयात निर्यात होता है ना ही सेवाओं का। इसमें केवल किसका लेन देन होता है, पूंजी का लेन देन होता है। और इसमें बेसिकली आते हैं जो हमारे विदेशी ऋण है वो आते हैं, और क्या आते हैं, विदेशी निवेश आते हैं, जैसे कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये जो मेन हमारे एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, या इनके थ्रू पूंजी देश में आती है और जाती है। इनमें केवल पूंजी का व्यापार हो रहा है, पूंजी का लेन देन हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, जबकि करंट अकाउंट में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार हो रहा है। अब इसी बात को थोड़ा सा डिटेल्स में हम जान लेते हैं, अलग अलग दोनों अकाउंट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो करंट अकाउंट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो भाग हो गए। पूरे देश का जो विदेश व्यापार का हिसाब किताब है उसे दो हिस्से में बांट दिया गया, एक करंट अकाउंट के रूप में और दूसरा कैपिटल अकाउंट के रूप में। तो करंट अकाउंट में किन किन चीजों को मेंशन किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। पहला पार्ट इसमें होता है विजुअल अकाउंट का और दूसरा होता है इनविजुअल अकाउंट का। तो जो विजुअल अकाउंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड अकाउंट। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। विजुअल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, विजुअल गुड्स, यानी कि ऐसी वस्तुओं का व्यापार जो कि दिखाई देती हैं, उनसे संबंधित जो हिसाब किताब है उसके लिए चालू खाते में एक अलग से कॉलम बना दिया जाता है और उसे कहते हैं ट्रेड अकाउंट। ध्यान दें, ट्रेड अकाउंट में केवल और केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात का हिसाब किताब रखा जाता है।
कितनी वस्तुओं का हमने आयात किया और कितनी वस्तुओं का हमने निर्यात किया, ये हिसाब किताब जिस खाते में रखते हैं उस खाते का नाम है ट्रेड अकाउंट। और यह ट्रेड अकाउंट करंट अकाउंट का एक पार्ट होता है, अलग से नहीं होता बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताते हैं, जो हमने एक्सपोर्ट किया और जो हमने इंपोर्ट किया। अंडरस्टूड है, किसका हो रहा है, गुड्स का हो रहा है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में पैसा आता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने से देश में पैसा आता है, इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब ही है कि बाहर से पैसा देश के अंदर आ रहा है। जैसे हमने कपड़े का निर्यात किया, हमने जूते चप्पल का निर्यात किया, हमने चावल का, गेहूं का, जो भी सामान हमारे देश में अधिकांश या ज्यादा उत्पादित होता है उसे हमने दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। तो जब हमने एक्सपोर्ट किया तो क्या हुआ, बाकी विश्व से पैसा यानी कि हमारे देश में विदेशी मुद्राएं आने लगी। जब देश में विदेशी मुद्राएं आने लगी तो इनफ्लो बढ़ने लगा, पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो चीजें हमारे पास नहीं है, जो हमें दूसरे देशों से खरीदनी है, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम खरीदेंगे, ठीक है, उनको हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे। तो जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं को इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, तो हमारे देश का पैसा क्या होगा, देश से बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरे देशों से पैसा हमारे देश में आ रहा था, यहाँ हमारे देश का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारे देश में पैसा अधिक आता है। जैसे मान लीजिए हमने $100 का एक्सपोर्ट किया तो हमारे देश में $100 प्लस हो गए, ठीक है। लेकिन हमने इंपोर्ट कर लिया 150 का, $150 का सामान हमने खरीद लिया, तो इसका मतलब है हमारे देश से बाहर चले गए $150। तो $100 का हमने एक्सपोर्ट किया और $150 का हमने इंपोर्ट किया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या रह जाएगा, -50। और इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारा डिफिसिट। कैसा डिफिसिट है ये हमारा ट्रेड डिफिसिट है। क्योंकि जब वस्तुओं का हम निर्यात कम करते हैं और वस्तुओं का हम आयात ज्यादा करते हैं तो इसकी वजह से हमें जो घाटा होता है, यह घाटा ट्रेड अकाउंट के अंतर्गत हुआ है, इसीलिए इस घाटे को हम कहेंगे ट्रेड डिफिसिट। तो भारत ट्रेड डिफिसिट में अच्छी स्थिति में नहीं है। ज्यादातर हर साल भारत के विदेश व्यापार में हमें ट्रेड डिफिसिट मिलता है, क्योंकि हम वस्तुओं का निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है, जब हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं रेदर देन इंपोर्ट, तो ऐसी कंडीशन में डिफिसिट होता है। अब ये डिफिसिट अगर ट्रेड अकाउंट में हुआ है तो ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा, अगर ये सर्विस अकाउंट में हुआ है तो इनविजिबल डिफिसिट हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेड अकाउंट की, तो ट्रेड अकाउंट के डिफिसिट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिफिसिट या व्यापार घाटा। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न में पूछा जाए व्यापार घाटा क्या है, तो व्यापार घाटे को आप कई तरीके से बता सकते हैं। सिंपली समझिए, जब एक वर्ष में हमारे देश से वस्तुओं के निर्यात कम होते हैं और आयात अधिक होते हैं, इससे जो घाटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा। इसी को हम ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं और यह करंट डिफिसिट का ही एक पार्ट होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेड अकाउंट पार्ट ऑफ करंट अकाउंट है। यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सर्विस अकाउंट पर, यानी कि जो एक साल में वस्तुओं का हमने व्यापार किया उसे हमने ट्रेड अकाउंट में देख लिया, लेकिन एक वर्ष में जो हमने सेवाओं का व्यापार किया उसका हिसाब किताब कहाँ रखा जाएगा, उसका हिसाब किताब एक करंट अकाउंट के दूसरे पार्ट में रखा जाएगा, जिसे हम इनविजिबल अकाउंट कहेंगे, क्योंकि इसमें सर्विसेज का हिसाब किताब होता है और सर्विसेज दिखाई नहीं देती। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर यूरोप का कोई व्यक्ति इंडिया में घूमने आता है, तो वो जब घूमने आएगा उसके माध्यम से भारत में जो भी विदेशी मुद्राएं, वो यहाँ पर घूमेगा फिरेगा, मेट्रो में चलेगा, रिक्शे में चलेगा, होटल में स्टे करेगा, खाना खाएगा, जो भी पैसा वो हमारे देश में खर्च करेगा, तो वो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, हमने सर्विस को क्या किया, एक्सपोर्ट किया।
और टूरिज्म क्या है? सर्विस है। और टूरिज्म को वो उसको लेने आना पड़ेगा, टूरिज्म खुद नहीं आएगा। अगर उसे ताजमहल देखने भारत में आना है तो उसे खुद आना पड़ेगा, ताजमहल वहां तक नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ये विदेशी टूरिस्ट हमारे देश में घूमने फिरने आते हैं तो हमारा देश क्या करता है? सेवाओं का निर्यात करता है। जैसे अभी G20 का सम्मेलन होने वाला है दिल्ली में, तो G20 सम्मेलन में हमारे जितने भी विदेशी मेहमान और मीडिया आएंगे, इनसे जो खर्चा होगा, इनके द्वारा जो खर्चा, अब वो सरकारी खर्चा है नॉर्मली इसको समझिएगा, इनके माध्यम से या जो विदेशी मीडिया है या जो और भी लोग भारत में घूमने आएंगे ये सब देखने के लिए, इनके माध्यम से देश में जो विदेशी मुद्राएं आएंगी ये क्या होंगी? भारत के सेवाओं के निर्यात होंगे। ऐसे ही हम और आप जब दूसरे देशों में घूमने जाते हैं और उस समय हम जो भी खर्च करते हैं दूसरे देशों में, उससे क्या होता है? देश का पैसा बाहर जाता है। तब हम सेवाओं को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, आयात कर रहे होते हैं। तो सेवाओं में क्या क्या आ जाता है? एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है? जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए आपने अमेरिकन एयरलाइन का आपने टिकट बनवाया या आपने वीजा लिया अमेरिकन सरकार से, तो इसके माध्यम से जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो सब देश से बाहर जा रहा है। तो इसमें टूरिज्म आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपका टीचिंग आ जाएगी, बैंकिंग सेक्टर आ जाएंगे, इसमें शेयर मार्केट आ जाएंगे इसमें, और इसके अलावा जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये सब इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है और भारत सर्विस सेक्टर में अच्छी स्थिति में है। यानी कि जहां एक तरफ हम वस्तुओं का निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? हमें ट्रेड डिफिसिट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सेवाओं के सेक्टर में हम अच्छी स्थिति में है, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। तो इंडिविजुअल जो हमारा अकाउंट है या जो करंट अकाउंट का दूसरा पार्ट है जिसमें सेवाओं से संबंधित व्यापार का हिसाब किताब होता है, उसमें हम सरप्लस की स्थिति में हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि चालू खाते के एक हिस्से में, यानी कि चालू खाते के एक हिस्से जिसमें वस्तुओं का व्यापार होता है, वहां पर इंडिया की स्थिति कैसी है? डिफिसिट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल सेक्टर है या जो सर्विसेज वाला पार्ट है, इसमें इंडिया सरप्लस में है। तो करंट अकाउंट में फिर भी घाटा हो जाता है, यानी कि एक हिस्से में फायदा होने के बाद भी घाटा कैसे हो जाता है? मान लीजिए डिफिसिट है $100 का और सरप्लस है $80 का, तो भी -20 है ना। तो ऐसे में हमको टोटल जो करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20। जो करंट अकाउंट डिफिसिट होता है इसे हम बोलते हैं कैड, और यह ये बताता है कि हमारे देश के जो चालू खाते के दोनों हिस्से हैं, यानी कि वस्तु और सेवाओं के कुल व्यापार में हमारे जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो गए हैं, एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए हैं, इंपोर्ट हमारे ज्यादा हो गए हैं। मान लीजिए कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि यद्यपि भारत सेवाओं के निर्यात में अच्छी स्थिति में है, किंतु फिर भी भारत का जो ट्रेड अकाउंट डिफिसिट है वो बढ़ा हुआ है, इसका मूल कारण क्या है? तो इसके मूल कारण में आप कौन सा आंसर लगाएंगे? इसका मूल कारण है व्यापार घाटा, क्योंकि व्यापार घाटे की वजह से ही हमारा जो सर्विस सेक्टर का जो सरप्लस है उसका लाभ भारत को नहीं मिल पाता। तो हमें क्या करना है? हमें वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने हैं और वस्तुओं के आयात को घटाना है। इसीलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जाएगा और आयात पर से निर्भरता, डिपेंडेंसी घटाई जाएगी। निश्चित तौर पर अगर ये योजनाएं सफल हो जाती हैं तो हमारा जो वस्तु और व्यापार है उसमें भी हम सरप्लस की स्थिति में होंगे। तो चालू खाता समझ गए होंगे आप लोग, चालू खाता की स्थिति क्या है? तो चालू खाता में क्या करते हैं हम? पूरे जो चालू खाते में एक वर्ष में हमारे देश से कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं का हमने निर्यात किया और कितनी वस्तुओं और सेवाओं का हमने आयात किया, इनका जो हिसाब किताब है उसी को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट पर, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा भाग क्या है? पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में किन चीजों का हम हिसाब, मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में कैपिटल यानी कि पूंजी का लेन देन होता है।
चालू खाते में आपने देखा वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का हिसाब किताब रखा गया था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में पूंजी के आने और जाने का, यानी कि कितनी पूंजी देश से बाहर गई और कितनी पूंजी देश से आई। अब ये पूंजी कैसे गई जरा समझो। जैसे हमारे देश ने दूसरे देशों से ऋण लिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक से, जैसे IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जैसे ब्रिक्स बैंक से या ADB से। तो जब हमारे देश ने दूसरे देशों से या दूसरे देशों की संस्थानों से लोन लिया तो पूंजी हमारे देश में आई, ये क्या हो जाएंगी, हमारी पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीप्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हमने किसी को कर्ज दिया, दूसरे देशों को हमने लोन दिया, दूसरे देशों को हमने पैसे दिए, उनको किसी भी माध्यम से चाहे निवेश किए हों या किसी भी रूप में, तो जब हमारे देश से दूसरे देश को पैसा गया लोन के रूप में या फिर निवेश के रूप में, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं हो रहा। बेसिकली कैपिटल अकाउंट में 3 मुख्य बातों का जिक्र किया जाता है। कौन कौन सी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति या उद्योगपति दूसरे देशों में अपना व्यापार शुरू करता है तो वह वहां पर पैसा निवेश करेगा, तो देश का पैसा देश से बाहर जा रहा है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे आउटफ्लो, क्योंकि पैसा देश से बाहर गया। ठीक है। लेकिन जब दूसरे देशों के उद्योगपति ये हमारे देश में आकर के अपना कोई व्यापार, कोई कारोबार शुरू करेंगे तो मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आएंगी, ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो। यानी कि ये जो विदेशी निवेश है इसके माध्यम से क्या होता है, इस विदेशी निवेश के माध्यम से हमारे देश में पूंजी आती है, इनफ्लो होता है, और पूंजी जाती है, आउटफ्लो होता है। तो सिंपल सी बात है, जब पूंजी आएगी तो हमारे देश में पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ेंगी, और जब आउटफ्लो होगा, पूंजी जाएगी, तो पूंजीगत क्या होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। किसी भी माध्यम से इनमें 3 बेसिक माध्यम दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इन निवेश के बारे में हम बहुत डिटेल से आपको बताएंगे। 2 पार्ट में इसको बताएंगे इन्वेस्टमेंट को, एक तो शेयर मार्केट में बताएंगे, दूसरा आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत डिटेल्स आपको बताएंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐसे विदेशी निवेश होते हैं जो विदेशी कंपनियों, विदेशी संस्थाओं और विदेशी निवेशकों द्वारा हमारे देश में किए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश से दूसरे देशों में ये निवेश किए जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देश में जो पूंजी आ रही है और पूंजी जा रही है, इसका हिसाब किताब जिस खाते में रखा जाता है उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ वस्तुओं का लेन देन नहीं हो रहा। ठीक है। लोन्स, दूसरा हिसाब किताब कैपिटल में अकाउंट में किस चीज का होता है, लोन। लोन क्या होते हैं, लोन 2 प्रकार के होते हैं, सॉवरेन और कॉमर्शियल। सॉवरेन क्या होते हैं, संप्रभु, यानी कि जब हमारे देश की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार से या अंतरराष्ट्रीय संगठनों से ऋण लेती है, लोन लेती है, तो इसे सॉवरेन लोन कहते हैं। जैसे भारत सरकार ने विश्व बैंक से लोन लिया, भारत सरकार ने ब्रिक्स बैंक से लोन लिया, भारत सरकार ने IMF से लोन लिया। तो जब सरकार द्वारा किसी संस्था से या किसी अन्य स्रोतों से ऋण या लोन लिए जाते हैं तो ऐसे लोन्स को हम बोलते हैं सॉवरेन लोन्स। लेकिन कॉमर्शियल लोन्स क्या होते हैं, कॉमर्शियल लोन्स में या कॉमर्शियल बोरोइंग में इन्हीं को हम बोलते हैं ECB। ECB का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यानी कि ऋण पत्रों के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से जब दूसरे देशों का पैसा हमारे देश में आता है, जैसे मान लीजिए कि किसी विदेशी व्यक्ति ने हमारे देश की किसी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, मान लीजिए किसी को बैठे हुए, जैसे चाइना के किसी व्यक्ति को लगता है कि रिलायंस के शेयर खरीदने में बड़ा फायदा है, तो चाइना के उस व्यक्ति ने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो उसका पैसा हमारे देश में आया। ठीक है। ये है क्या है, एक तरह से ये हमारी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, यानी कि हमारे देश का जो उद्योगपति है, जो रिलायंस है, उसने चाइना के उस व्यक्ति को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाया बॉन्ड या शेयर के माध्यम से, तो उससे क्या किया, हमने एक तरह से लोन बोरो किया, पैसे लिए। तो जब हमारे देश, हमारी कंपनी के शेयर, हमारे देश की कंपनी के शेयर कोई दूसरे व्यक्ति या निवेशक खरीदते हैं या हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, इसके माध्यम से जो पूंजी का आदान प्रदान होता है
उसे बोलते हैं कॉमर्शियल लोन्स या कॉमर्शियल बोरोइंग। तो ये भी क्या है, केवल पूंजी का आदान प्रदान हो रहा है, इसमें किसी वस्तु और सेवाओं का व्यापार यहाँ पर नहीं हो रहा। एनआरआई अकाउंट क्या होते हैं? एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो होते हैं, अप्रवासी भारतीय जो होते हैं, जैसे यहाँ पर और दो बातें समझ लें कि एक होते हैं नागरिक, दूसरे होते हैं निवासी। नागरिक और निवासी में क्या अंतर होता है? सिटीजन और नागरिक कौन है? जिनके पास नागरिकता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? निवासी कहेंगे। और जो हमारे देश, उन्हें हम क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। और जो तुम्हारे देश में 6 महीने से ज्यादा अवधि से रह रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? यहाँ के निवासी कहेंगे, ठीक है, रेजिडेंस कहेंगे। तो जो हमारे देश में रहने वाले, जो हमारे देश के जो एनआरआई हैं, एनआरआई कौन होते हैं? जो इंडियन है लेकिन इंडिया में रहते नहीं है, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, यानी कि हैं तो वो भारतीय, उनके पास नागरिकता तो भारत की है लेकिन वो निवास किसी दूसरे देशों में करते हैं, तो ये एनआरआई होते हैं। अब जैसे हमारे और आपके परिवार के बहुत सारे सदस्य दूसरे देशों में रहते हैं, वहां पर पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां से वो अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजते हैं या भारत में निवेश करते हैं, वो भी किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में। इसमें दो चीजें लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स, इसको समझिएगा। जैसे भारत में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, कोई व्यक्ति जो भारतीय है लेकिन एनआरआई है और वो अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में रहते हुए अगर वो हर महीने $1000 कमाता है, उस $1000 में से $100 प्रति माह भारत में उसने आरडी खोल रखी है, और आरडी में वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। और दूसरी तरफ वह $100 अपने परिवार को खर्चे करने के लिए भेजता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा डेप्थ में हम आपको ले जा रहे हैं। अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय व्यक्ति $1000 कमाता है, उसमें से हर महीने $100 भारत में क्या करता है? उसने एनआरआई अकाउंट में अपनी आरडी खोल रखी है, और ये $100 वो क्या करता है? अपनी फैमिली को खर्च करने के लिए भेजता है। तो अब ये भारत में कुल कितने डॉलर आ रहे हैं? $200 आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन $200 में से कौन सा किस खाते का हिस्सा होगा। अब देखिए, ये जो $100 इसने यहाँ पर आरडी में भेजे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये बैंक में, भारत के किसी बैंक में इसने आरडी खोल रखी है, मान लीजिए एसबीआई में आरडी खोल रखी है, तो ये $100 कहाँ जाएंगे? एसबीआई में जाएंगे। लेकिन ये $100 है तो इसी बंदे के, ये जब चाहे अपना ये पैसा वापस ले सकता है, लेकिन इसने ये जो $100 अपनी फैमिली को भेजे, तो अपनी फैमिली को भेजने के कारण ये $100 इस फैमिली ने क्या किए? निकाले और खर्च किए। इसका मतलब है कि यह जो एनआरआई व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है, यह अपनी आरडी का पैसा कभी भी वापस ले सकता है, लेकिन जो परिवार के खर्च के लिए उसने $100 भेजे, इसे कभी भी वापस नहीं लेगा। तो यह भारत की वास्तविक विदेशी आय होगी, इसे किसमें शामिल किया जाएगा? करेंट अकाउंट में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह ऐसी भारत की विदेशी आय है जो कि एक्चुअल नहीं है, क्योंकि इससे फ्यूचर की देनदारियां बढ़ रही हैं। यह व्यक्ति कभी भी अपना पैसा वापस ले सकता है। इसे कहां शामिल किया जाएगा? इसे कैपिटल अकाउंट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेविंग्स या जो डिपॉजिट या जो बैंक में जमा किए गए हैं, दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, एंड जो 100 रुपीज फैमिली को दिए गए हैं, दे आर पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। अब इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आपको बता दें। ये सारी चीजें समझने के बाद इसका कंक्लूजन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट आपने देखे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बहुत सारी चीजें जानने के बाद भी दिमाग में एक प्रश्न बना रहा कि हम अंतर कैसे करेंगे, कौन सा करंट में है, कौन सा कैपिटल में है। तो बहुत सिंपल चीजें हम आपको बता दें। भारत में आने वाला ऐसा कोई भी विदेशी धन या ऐसी विदेशी आय, कोई भी ऐसी विदेशी आय जो वास्तविक है, और वास्तविक का मतलब हम आपको पहले भी बजट में भी बता चुके हैं, वास्तविक का मतलब होता है ऐसी विदेशी आय जो कि देश में ही रहने वाली है, इसे किसी को वापस नहीं करना, जैसे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय, ठीक है। तो करंट अकाउंट में भारत की विदेशी आय जो कि वास्तविक हो
और ऐसे विदेशी व्यय जो वास्तविक हो, यानी कि इस अकाउंट की विदेशी आय भी वास्तविक होती है और विदेशी व्यय भी क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है, उसने अपने परिवार, भारत में जो परिवार उसका है, उसके हर महीने खर्च के लिए $100 भेजता है। तो $100 जो उसने उसके परिवार को खर्च करने के लिए भेजे, वो तो खर्च हो गए ना, वो तो अब कभी देश से बाहर नहीं जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने अपनी फैमिली को जो हर महीने $100 भारत में भेजे, वह चालू खाते की वास्तविक आय होगी। लेकिन यह जानना जरूरी है कि भारत ने किस वस्तु का निर्यात किया जिसके बदले ये आय हुई। तो भारत ने सेवाओं का निर्यात किया, क्योंकि भारत का वह व्यक्ति अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके बदले उसे जो पैसा मिला उसका $100 उसने भारत में अपने परिवार को भेजा। तो इसका मतलब है कि भारत में आने वाली ऐसी विदेशी आय जो वापस नहीं जाएगी और ऐसे विदेशी व्यय जो वापस नहीं मिलेंगे, उनका हिसाब किताब बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट पार्ट में रखा जाता है। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट का उदाहरण उसी बात से समझिए। कैपिटल अकाउंट की जो विदेशी आय होती है या विदेशी प्राप्तियां, यहाँ पर हम कहेंगे, ये वास्तविक नहीं होती। ये वास्तविक नहीं होती क्योंकि इससे भविष्य में देश की देनदारियों में वृद्धि हो जाती है। देनदारियों में वृद्धि कैसे हो जाती है? जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने, जो कि अमेरिका में रह रहा था, उसने $100 की आरडी भारत में खुलवा दी है। तो $100 हर महीने आरडी में बैंक में आ रहा है, ये पूंजी के रूप में आने वाली आय जो है, लेकिन वह जब चाहे अपने इस पैसे को वापस ले जा सकता है वापस। तो इस आरडी के रूप में जो विदेशी प्राप्तियां हैं, इससे भविष्य में देनदारियों की वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसे वापस करना पड़ेगा। इसलिए निवेश के रूप में आने वाली विदेशी आय क्या है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इसी प्रकार से विदेशी जो व्यय है, यानी कि हमारे देश के जो विदेशी व्यय हैं, ये भी क्या है? वास्तविक नहीं है, क्योंकि इससे भी हमें क्या हो जाएगा? वापस मिल जाएंगे। जैसे अगर भारत सरकार ने किसी देश को कर्ज दिया, सपोज दैट भारत ने श्रीलंका को कुछ $100 का कर्ज दिया, तो श्रीलंका इसे जब वापस कर देगा तो हमारा पैसा हमारे देश में आ जाएगा। तो जब हमने श्रीलंका को $100 का लोन दिया, तब ये हमारे पूंजीगत व्यय थे, और जब हमें वापस मिल गए तो हमारी पूंजीगत आय हो गई। ना तो वो वास्तविक व्यय थे, ना ये वास्तविक आय है, क्योंकि हमारा ही पैसा हमको वापस मिल रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वास्तविक जो डेटा शीट है या एक्चुअल जो आंकड़े हैं, वो करंट अकाउंट में ही दिखाई देते हैं। अभी मैंने ब्याज के बारे में नहीं बताया, आगे इसकी चर्चा होगी, ब्याज को कहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस तरह से सरकार अलग अलग खातों में अपना हिसाब किताब बनाती है। अब देखिए, ग्रांट्स यानी कि अनुदान, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, गिफ्ट यानी कि उपहार, रेमिटेंसेस क्या है? जो अभी मैंने बताया ना कि जो व्यक्ति था उसने अपनी आय का एक हिस्सा भारत में भेजा, तो भारत में ये जो पैसे भेज रहे हैं, विदेशी मुद्राएं भेज रहे हैं, ये क्या है? हमारे रेमिटेंसेस हैं। तो विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी आय का जो हिस्सा भारत में भेजा जाता है, जो वास्तविक रूप में भेजा जाता है, उसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। रेमिटेंसेस पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें जो उस व्यक्ति ने जो भारत में $200 भेजे थे, क्या ये $200 रेमिटेंसेस है? नहीं, उसमें से $100 जो उसने आरडी खोला था, वो तो उसका इन्वेस्टमेंट था ना। तो जो $100 का उसने अपनी आरडी खोली थी, वो उसका इन्वेस्टमेंट है, और जो $100 उसने अपने परिवार के खर्चे के लिए भेजे हैं, वह है भारत का रेमिटेंसेस है। तो कुल मिलाकर के जो ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स को क्या बोलते हैं? अनुदान। ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मान लीजिए विश्व बैंक ने भारत को $1000 की सहायता की, अनुदान दिए, ग्रांट दिए। तो ग्रांट का मतलब है कि वो कभी हम वापस नहीं करेंगे, एक तरह से वो हमारी सहायता कर रही हैं गरीबी दूर करने में, सड़क बनाने में, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने में। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से कोई संस्थाएं या कोई देश हमारी सहायता करती हैं, और सहायता इस प्रकार से करती हैं
कि उसे हमें कभी वापस नहीं लौटाना होता है, उसको बोलते हैं ग्रांट्स। और ये ग्रांट्स या अनुदान हमारे चालू खाते में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि पूंजी खाते में अगर हम शामिल कर देंगे तो वापस करना होगा। जब हम दूसरे देशों से या विश्व बैंक से या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लेते हैं और उसे वापस करना पड़ता है तो उसका हिसाब किताब कहाँ रखते हैं? पूंजी खाते में। लेकिन जब हमें अनुदान के रूप में यह सहायता मिलती है जिसे कि वापस नहीं करना है, उसे हम कहाँ रखते हैं? चालू खाते में। मैंने पहले ही बता दिया। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन कौन से चालू खाते के भाग हैं, कौन कौन से पूंजी खाते के भाग हैं? बहुत परेशान नहीं होना है आपको, तुरंत उसमें ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई भी आय और व्यय जो वास्तविक हो, वास्तविक का मतलब वह आय जो आपको वापस नहीं करनी है और वह व्यय जो आपको वापस नहीं मिलेंगे, इनका हिसाब किताब हमेशा ही चालू खाते में होगा। ठीक है। और बाकी के जो पैसे आपको वापस करने हैं कभी या आपको वापस मिल जाएंगे, उनका हिसाब किताब कहाँ होगा? पूंजी खाते में होगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यानी कि अगर भारत ने श्रीलंका को $1000 का कर्ज दिया तो उस पर जो ब्याज है, उस ब्याज के रूप में भारत को जो इनकम होगी वह चालू खाते की आय होगी। और चालू खाते में किस हिस्से में जाएगी? इनविजिबल अकाउंट में, क्योंकि हमने सेवा दी है, उसके बदले उसने हमको ब्याज दिया है। गिफ्ट के रूप में जो पैसे मिलते हैं या उपहार मिलता है, जैसे मान लीजिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के प्रधानमंत्री कोई महंगा सा गिफ्ट दें, तो प्रधानमंत्री ने जो गिफ्ट दिया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को जो उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, उसके रूप में भारत में जो विदेशी मुद्रा या सामान आ रहा है, यह क्या है? यह वास्तव में चालू खाते का ही हिस्सा है, क्योंकि इसे कभी लौटाना नहीं पड़ेगा। बस याद रखिएगा, जो भी देश में आ रहा है अगर वह वापस नहीं करना है तो चालू खाते में जाएगा, और अगर वापस करना है तो पूंजी खाते में जाएगा। बहुत आसान है, इसको याद रखना। तो और इसके अलावा रेमिटेंसेस मैंने बताई दी है, पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट डिफिसिट, यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है? इसको सीएडी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब करंट अकाउंट में रिसीट्स यानी कि प्राप्तियां कम होती हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। जो अभी आपने चालू खाते देखे, चालू खाते में जब वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कम होता है और आयात ज्यादा होता है, उससे जो घाटा, जो डेफिसिट होता है, उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? गुड्स एक्सपोर्ट माइनस गुड इंपोर्ट, यानी कि अगर आप वस्तुओं का निर्यात कम करते हैं और वस्तुओं का आयात ज्यादा करते हैं, उससे जो घाटा होता है उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड अकाउंट डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, ट्विन डिफिसिट, यानी कि जुड़वा घाटा। जुड़वा घाटे को और अच्छे समझने के लिए राजकोषीय घाटा पढ़िएगा और बजट वाला पार्ट मेरा जरूर पढ़िएगा इसमें। तो ट्विन डिफिसिट में दो डिफिसिट को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक है फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, और दूसरा है चालू खाते का घाटा यानी कि करेंट अकाउंट डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या है? बजट, यानी कि हमारे देश की सरकार जो हर साल बजट बनाती है, उस बजट में जो सरकार का वास्तविक घाटा है, जो शुद्ध घाटा है, उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और इस राजकोषीय घाटे में जब हम अपने विदेश व्यापार से संबंधित चालू खाते का घाटा भी जोड़ देते हैं तो इन दोनों को मिलाकर के बन जाता है ट्विन डिफिसिट। और इस ट्विन डिफिसिट से यह पता चलता है कि घरेलू स्तर पर सरकार के क्या घाटे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के जो विदेश व्यापार के घाटे हैं वो क्या हैं। तो ट्विन डिफिसिट में फिस्कल डिफिसिट और करंट अकाउंट डिफिसिट का योग दिखाया जाता है। एट द ग्लोबल लेवल IMF मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरे देश का, जैसे हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बन रहा है, जैसे भारत से $10 गए तो भारत से $10 निकले और अमेरिका में $10 पहुंचे और अमेरिका में $10 ऐड हो गए, तो ये जैसे हमारे बैंक इसका हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ही हमारे BOP का और पूरे दुनिया के BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हिसाब किताब है, जो मेंटेनेंस है, ये करने वाली संस्था है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया भर के जो देश हैं उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेंटेनेंस करती है, हिसाब किताब करती है।
और इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर जो सेंट्रल बैंक होती हैं वो किसी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। भारत के संदर्भ में आरबीआई, यानी कि भारत से हर वर्ष कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा देश में आ रहा है, किसी भी माध्यम से बहुत सारे हजारों सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं अगर माइनॉरिटी से देखा जाए तो, बहुत मिनिमम लेवल पर। तो आरबीआई प्रति वर्ष देश से कुल कितना पैसा बाहर गया और कितना पैसा देश के अंदर आया, इसका पूरा मेंटेनेंस करती है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का राष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर जो देखभाल की जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और इंटरनेशनली इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है। ठीक है, ओवरऑल लास्ट में देखें करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक है, करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म का होता है और ये कितना होता है, 1 वर्ष का समय होता है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सरकार देश से, 1 वर्ष के अंदर देश से कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से इनकम हुई और कितनी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर व्यय हुआ, इसका हिसाब किताब करंट अकाउंट में रखा जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, इसके जितने भी जो हिसाब किताब है वो 1 वर्ष से ही संबंधित होते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में अगर 4 साल पहले लोन दिया था तो 4 साल पहले दिए गए लोन का हिसाब किताब इस साल के बीओपी में भी होगा, क्योंकि अभी तक वो लोन हमें वापस नहीं मिले हैं। तो इसलिए जो कैपिटल अकाउंट के जो नंबर होते हैं वे लॉन्ग टर्म होते हैं और करंट अकाउंट के सारे हिसाब किताब शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के ही होते, चालू वर्ष के ही होते हैं और वो चालू वर्ष में ही पूरे हो जाते हैं। ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। अब देखिए, ये जो चैप्टर आपने अभी पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट से 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आई हूं मैं, इनको पढ़िएगा। इनसे थोड़ी सी आपको एक आइडिया आएगा कि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, और ये यूपीएससी और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, तो इनसे आप अपने आप को मॉनिटर कर पाएंगे, देख पाएंगे कि पढ़ने के बाद जब वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे सामने आते हैं तो हमारा फोकस कैसे सही जगह होना चाहिए। इनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है किसी कंट्री का, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। किस चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग a given period of time, normally a year. Option B, goods export from a country during a year. Option C, economic transactions between the government of the country to other. And D, capital movements from one country to another country. तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? कई बार आपको 2 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप फोकस करके देखेंगे तो उनमें से एक बिल्कुल सही होता दिखाई देता है। तो प्लीज इसका आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, यानी कि ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं इनमें से 3 जो हैं वो करंट अकाउंट में शामिल किए जाते हैं, जो 1 है वो करंट अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता। मैंने आपसे पहले ही बताया था करंट अकाउंट में वही पेमेंट या वही हिसाब किताब शामिल किया जाएगा जो एक्चुअल होंगे। तो आपको बताना है क्या एक्चुअल है। ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। Option B, export and import of services. Option C, income receipts and payments. Option D, capital receipts and payments. तो राइट आंसर बताइएगा। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई समस्या आती है, लगता है कि नहीं इसको और अच्छे से समझना है या डेप्थ में जाके समझना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन कर पाएं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़िया से रिवाइज कीजिए। बेसिकली आप बस इतना जान लीजिए कि कौन सी इनकम और एक्सपेंडिचर करंट अकाउंट के पार्ट हैं और कौन से आपके कैपिटल अकाउंट के, ये मेन इसमें जानने वाली चीज है। थैंक यू।